हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग जीएस की इस मॉर्निंग डोज में बहुत ही स्पेशल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों ये सीरीज औरों से थोड़ा सा अलग होगी। क्यों? क्योंकि आज से दोस्तों हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। लेकिन ये 50 क्वेश्चन जो होंगे अपने आप में लेवल के होंगे, क्योंकि आज ही मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ा तो कमेंट में लोगों ने लिखा था कि सर अपने क्वेश्चन का जो लेवल है ये थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो मुझे भी लगा कि बहुत दिनों से हम लोग आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि देखिए, क्वेश्चन आसान किसके लिए होता है? जो लगातार पढ़ाई से जुड़े हैं उनके लिए क्वेश्चन आसान होता है। वही क्वेश्चन दूसरे लोगों के लिए बड़ा कठिन भी होता है। लेकिन आज से हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर दिनों तक, मतलब कम से कम 1 महीने तक ये आपकी सीरीज चलेगी। और ये अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज होगी। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद ही लग जाएगा कि वाकई बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? पहला है मोरहना, दूसरा है लेखैया, तीसरा है धनोही और धाधरिया। तो दोस्तों अगर आपने हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया था लेखैया। लेखैया जो शिलाश्रय था दोस्तों, यहाँ से जो है मध्य पाषाण कालिक लघु पाषाण उपकरणों के जो है प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा दोस्तों मानव कंकाल भी मिले हैं। क्या मिला है? यहाँ से मानव कंकाल के भी प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये फेमस किसके लिए है? तो मानव कंकाल के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में कुल 17 से अधिक जो है मानव कंकाल यहाँ से अभी तक जो है प्राप्त किए जा चुके हैं। हालांकि बहुत सारे सुरक्षित थे, बहुत सारे छत बिछत हो चुके थे, वो एक अलग मैटर है। बट आपको याद रखना है कि लेखैया जो है ये मानव समाधान के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है। अच्छा आगे देखिए, कह रहा है जैन मत में, जैन धर्म में जो है एक विधि है दोस्तों संथारा। ये आपसे पूछ रहा है संथारा क्या होता है। पहला दे रहा है कि उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक अनुष्ठान है, या सभा है, या तीर्थंकरों की संख्या है, या उत्कृष्ट मार्ग है। दोस्तों मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अभी फुल डिटेल में तो वीडियो नहीं बनाया हूँ, बट इन लोगों के बारे में और बहुत सारी तरह से मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संथारा जो है कई जगह इसको संथारा बोलते हैं, कई जगह इसको संलेखना बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है। ठीक है। और ये संलेखना जो विधि है ये सबसे पहले लोगों की निगाह में कब आई, या हमारी निगाह में कब आई? तो जब हम लोग दोस्तों इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास में जब हम पहुंचते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पास। किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन में किस धर्म के फॉलोअर बन चुके थे? जैन मत के हो गए थे। और अपने आखिरी समय में इन्होंने जो है 298 बीसी में, कितने में? 298 बीसी में संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। और संलेखना विधि होती क्या है, या संथारा विधि होती क्या है? तो उपवास के माध्यम से अपने प्राण का त्याग कर देना क्या कहलाता है? ये संलेखना विधि कहलाता है। और ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई जबरदस्ती करता है, व्यक्ति बिल्कुल शोक रहित होकर के और सुखपूर्वक आनंद लेकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा गणराज्य था? आपसे पूछ रहा है कौन सा गणराज्य था। तो दोस्तों अगर मैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अगर महाजनपदों की बात करूं तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। अगर मैं बौद्ध धर्म की बुक की बात करूं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अंगुत्तर निकाय जो किताब है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अब यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, अंगुत्तर निकाय याद रखिए। ठीक है, इस बुक में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो उनकी किताब है भगवती सूत्र, जहां से जो है दोस्तों इस 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ पर सिंपली हमसे पूछ रहा है कि गणराज्य कौन से थे। ठीक है, कौन सा इसमें से गणराज्य था? तो याद रखिएगा मगध, मगध जो था मेन गणराज्य था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट करा दोस्तों, वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त किया, या कितने करते थे? तो याद रखिए जो सही आंकड़ा है वो है 10,000। ठीक है, 10,000 याद रखिए। यही वो विद्यालय है जो बिहार में बना था। आगे चल के जो है मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने इस विद्यालय में आग लगा दिया और ये नष्ट हो गया। ठीक है, वो बात की बात थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिए नालंदा नामक एक जगह है बिहार में, वहाँ पर विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को किसने खुलवाया था, ओपन किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिए कुमार गुप्त ने। इसकी स्थापना किसने कराया है? कुमार गुप्त ने कराया है। ठीक है, और कुमार गुप्त को कई जगह पे दोस्तों सक्रादित्य भी लिखा गया है। ठीक है, कुमार गुप्त को क्या कहा गया है? सक्रादित्य भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक और उपाधि है महेंद्रादित्य, दोनों याद रखिएगा।
ठीक है, सक्रादित्य और महेंद्रादित्य। देखिए हमने आपसे क्यों कहा कि सीरीज स्पेशल है। पहली बात तो मैं खूब डिटेल में जाऊंगा, खूब डिटेल में वहां से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा। तो एक्चुअली मैं 50 क्वेश्चन पे बात करूंगा, लेकिन जब उसको आप ओपन करोगे ना तो कम से कम 100-200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब इसी में देख लो, नालंदा विश्वविद्यालय, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी बताया, ठीक है, बिहार में बताया, कुमार गुप्त ने बताया, सक्रादित्य इसका एक नाम था, महेंद्रादित्य भी एक नाम था। तो ये सब आप याद रखिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीनी यात्री भी आया था जिसका नाम था वेन सांग। क्या नाम था? वेन सांग। तो याद रखिए, जो वेन सांग आया था दोस्तों, ये किसके शासनकाल में आया था? तो वेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और इसकी बहुत फेमस रचना है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके उस रचना का नाम क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10,000 विद्यार्थी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आमिर ए सादो। आमिर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? पहला अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक, या बलबन? आपको बताना राइट आंसर क्या है। तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर सही आंसर है। अब एक्चुअली में देखिए, समझिए, ये दोस्तों आपको नाम याद रहोगा, ये वही सुल्तान है जो हर अच्छा काम करना चाहता था लेकिन हर बार फेल हो जाता था। अरे सांकेतिक मुद्रा वगैरह इसी ने चलाया था, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि आमिर सादो क्या था। दोस्तों मैं बताऊं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसकी जो विदेश नीति थी ये बहुत अच्छी थी, और ये चाहता था कि जो आसपास के पड़ोसी राज्य हों उनके साथ इसका जो मित्रता पूर्व जो है एक भावना जुड़ा रहे, ठीक है, और एक सद्भावना जुड़ी रहे, ऐसा ही मानता था। इसी वजह से आसपास में, जैसे मैं बात करूं, चाहे फारस हो, चाहे गजनी हो, चाहे मध्य एशिया हो, यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी विद्वान और बहुत सारे अमीर यानी जो काफिर होते थे, ये जो है पूरा का पूरा गुट बना करके भारत आते थे, चाहे व्यापार करने के लिए, चाहे जो है यहाँ शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए भारत आते थे। तो इनका ये बड़ा दिल से स्वागत करता था, क्योंकि इसी के शासनकाल में एक बहुत प्रसिद्ध विदेशी व्यक्ति है जिसका नाम था इब्न बतूता, वो भी आया था, ठीक है, 1333 में, याद रखिएगा, इब्न बतूता आया था, ठीक है। तो उसने इस बात का वर्णन भी किया है कि हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये विदेशियों का बड़ा सम्मान करता था, और जो विदेशी भारत आते थे उन्हीं विदेशियों को ये क्या बुलाता था? आमिर ए सादो। क्या बुलाता था? आमिर ए सादो कहकर बुलाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। आगे है, हिंदी मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके काल में अधिक थी? तो दोस्तों मैंने एक लाइन में आपको बताया था, मनसब माने किसकी औकात कितनी है, मतलब जितना ज्यादा मनसब, मतलब कि उस राज्य में आपकी प्रसिद्धि या आपका पद उतना ही ऊंचा है। तो हिंदू मनसबदारों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ थी? तो कई लोग अकबर बोलते हैं, नहीं दोस्तों, अगर अकबर और औरंगजेब दोनों दिया है तो याद रखिए औरंगजेब राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अकबर के समय में जो हिंदू मनसबदारों की संख्या थी वो 22% थी, जबकि औरंगजेब के समय में 31% तक हो चुकी थी। मतलब हिंदू मनसबदारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जबकि लोग गलती क्यों करते हैं? क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर व्यक्ति था, इस वजह से लोग जो है उसकी तुलना में समझ लेते हैं कि हिंदुओं के लिए बड़ा खराब था, ठीक है, और लोग गलती से यहाँ पे अकबर टिक कर लेते हैं। नहीं, आप याद रखिएगा औरंगजेब बिल्कुल सही है। मनसबदारों की जो सबसे ज्यादा संख्या थी वो कहाँ पर थी? वो औरंगजेब के समय में थी, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन के सिद्धांत की ओर खींचा? उनका कौन सा लेख था? तो दोस्तों उनका जो लेख था उसका नाम था दोस्तों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। यह एक लेख था जो उनके द्वारा लिखा गया था। जब ये प्रकाशित हुआ तो इसी लेख में सबसे पहले उन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। और धन निष्कासन का सिद्धांत था क्या? कि जो अंग्रेज हैं ये हमारे भारत से कमाए गए धन को भारतीयों के ऊपर न खर्च करके ये क्या कर दे रहे हैं? सारे धन को अपने देश लेकर चले जा रहे हैं। यही था धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। और ये इनको किस लेख में आया था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया वाले लेख में आया था। इसके अलावा दोस्तों दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है, या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये सब भी याद रखिए। अच्छा, इनकी 2-3 किताबें हैं दोस्तों, बहुत फेमस किताबें हैं। उन किताब का नाम आप याद रखिए, बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उन किताबों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक किताब है दोस्तों इनका पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपने पढ़ा होगा और कई बार मैं आपको पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा पावर्टी, इसमें भी, इस किताब में भी इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का उल्लेख किया है, ठीक है, उल्लेख किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। इसके अलावा दो एक और किताब याद रखिए, द वांट्स द, लिख लीजिए आप नाम यहाँ पे, ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में लिख दूं क्या? वांट्स एंड मीन्स,
ठीक है, मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरी किताब है। एक और लिख लीजिए दोस्तों, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। मैंने कितनी किताब लिखा दी आपको? 3 नाम, एक ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, दूसरा वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और तीसरा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तीनों किताब इंपॉर्टेंट है। और आपको कितना पता? आपको केवल उनके लेख के बारे में पता है और पहली वाली किताब के बारे में पता है। ये 2 किताबें आपके लिए नया है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? इसके बारे में आपको बताना है। भारत की सबसे पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी, पहला है इंडियन डेब्यू, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, तीसरा है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो मेन है वो तो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रीय पूछ रहा है। अगर प्रथम समाचार एजेंसी पूछता तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आपको यहाँ पे जो है चेंज हो जाता उत्तर। क्यों? क्योंकि जो पहली समाचार एजेंसी थी वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, उसका नाम। पहली समाचार एजेंसी याद रखिए दोस्तों, उसका नाम था राइटर। क्या नाम था? राइटर नाम था। और यह बनाया गया था दोस्तों 1860 में, बहुत पहले यार, कैनिंग के समय में बनाया गया था, ठीक है। राइटर जो है भारत की पहली समाचार एजेंसी थी, याद रहेगा आपको। अच्छा, उसके बाद दूसरी एजेंसी आती है दोस्तों, जिसका नाम था एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। क्या नाम था? ये दूसरा वाला दिया हुआ है यहाँ पर, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ये वाली कब बनी थी? ये 1905 में बनी थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले वाला समय था, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वही आया था उनका, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में। और जो तीसरी थी दोस्तों वो कौन सी थी? फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। और तीसरी वाली ही क्या थी? यही भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बनी, जो कि बनाई गई थी 1927 में। साइमन कमीशन का गठन भी इसी वर्ष हुआ था, और उसी वर्ष जो है फ्री प्रेस ऑफ इंडिया जो है बना था, याद रखिएगा। और चौथे नंबर पे जाके दोस्तों 1934 में एक और बना था, याद रखिएगा, उसका नाम था यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, याद रहेगा। ये 4, तो इसमें से कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। और टाइमिंग कब है? तो मैंने बताया 1927 साइमन कमीशन ही आया था, इंडियन डेब्यू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? अब ज़्यादातर लोग गलती करने वाले हैं, बहुत ज़्यादातर लोग दोस्तों सर सैयद अहमद खां करने वाले हैं। बिल्कुल गलत उत्तर है, ठीक है। सैयद अहमद खां नहीं थे, याद रखिए सलीम उल्लाह खां थे। हाँ, हालांकि इनके साथ एक और व्यक्ति का नाम कभी कभी आता है, आगा खां का। किसका नाम आता है? आगा खां का, ठीक है। और ढाका में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में जो है, तब तो बांग्लादेश नाम ही नहीं था, ढाका में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नवाब सलीम उल्लाह खां ने 1906 में मुस्लिम लीग बनाई थी। आगे है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, आपको ये चूज करना है, ठीक है। चलिए, पहला दे रहा दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1956 में हुआ था। और क्या है, 1951 से चला था, 56 में खत्म हो गया था, 56 से दूसरा वाला स्टार्ट हो गया। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है, कर इस योजना में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। अरे इसी में तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो उद्योग है भारत का मंदिर है, पढ़ाया हूं आपको, ठीक है। अब नहीं याद आ रहा है तो दिमाग पे जोर डालो। और तीसरा है दोस्तों, इसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 35% वृद्धि करना था। ये गलत है, इतना ज़्यादा वृद्धि कर देंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ये गलत है। और बाकी डी वाला तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति का समझौता कहा? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसने, इनमें से किस व्यक्ति ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति का समझौता का? आपको पता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का, बताइए। लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, क्लेमेंट एटली नाम था, ठीक है, वो थे। और उसी के समय में प्रस्ताव हुआ था, यानी एक बिना युद्ध के शांति समझौता। ये जो शब्द है ये किसने कहा था? तो याद रखिए दोस्तों, उसका नाम था हर्बर्ट सैमुअल। किसने कहा था? हर्बर्ट सैमुअल ने कहा था, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत तथा विदेश की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह कथन किसका है? अब आया ना अच्छा क्वेश्चन, अब करके दिखाओ,
ठीक है। भारत तथा विदेश की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। ठीक है, समाजवाद में निहित है किसका किसका अर्थ, किसका हल? तो भारत और विदेशी समस्याओं का समस्थल बस एक ही है, जितना ज़्यादा समाज कल्याण करो, जितना ज़्यादा समाजवादी काम करो। ठीक है, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857, यह पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो बी डी सावरकर की किताब है। बी डी सावरकर की किताब है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857। बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, वेदों की ओर चलो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया, होता चाहिए कुछ आसान भी आना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था दोस्तों, और दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है सुधार में। ठीक है, ठीक है, सुधार में, सामाजिक सुधारों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती जी को, याद रहेगा। चलिए इन्होंने, अच्छा जो इनका मेन काम है वो क्या है? तो देखिए ये एक पुनर्जागरण का समय था। हालांकि पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, बट याद आप रखिए कि पुनर्जागरण के दौरान भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब व्याप्त थे, ठीक है, उनको दूर करने के लिए इन्होंने बड़ा प्रयास किया और बहुत कुछ किया। और यही वो व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने 1875 में क्या बनाया था? आर्य समाज की स्थापना किया था, और आर्य समाज की स्थापना किया था, याद रहेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और हरिद्वार में एक और बना था दोस्तों, कांगड़ी करके कुछ नाम था यार, एक सेकेंड, कुछ गुरुकुल गुरुकुल कांगड़ी, एक बार आप देखिएगा, कुछ कांगड़ी करके था। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक तो दयानंद के नाम से ही एंग्लो वैदिक था, ठीक है, एंग्लो वैदिक कॉलेज, और एक हरिद्वार में खुला था, वो कांगड़ी करके कुछ था। ठीक है, ये दोनों भी जो है इन्हीं के प्रयासों से स्थापित हुआ था, तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा, इनकी एक फेमस रचना है, इसके बारे में तो मैं बताना भूल ही गया आपको, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बेहतरीन किताब है अपने आप में। हालांकि हमको बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, बट मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इस किताब को पढ़ सकूं। कभी मौका मिलेगा तो मैं इस किताब को जरूर पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती से संबंधित ये बातें याद रखेगा आप। आगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? अभी पीछे ही बोला था मैं, 1905 में। ठीक है, क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद आया आपको कुछ? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद आ जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? स्वदेशी का प्रस्ताव कहाँ अपनाया गया? तो ये 1906 में था दोस्तों, कलकत्ता में एडमिशन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ठीक है, 1906 में, याद रखिएगा, डी वाला हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब जिनको पता होगा कैबिनेट मिशन आया कब था, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया कब था, तो याद रखिए 1946 में आया था। और आपको पता है कि 40 से 45 तक अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखिए 46 में भी दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा, बहुत कम लोगों को याद होता है। ठीक है, याद रखिएगा 45 तक नहीं, ये 5 साल तक थे। तो 40 से 41, 41 से 42 करते हुए आएगा तो 45 से 46 तक जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद थे 46 में, और 47 में लास्ट में कौन बन गया? जे बी कृपलानी। ठीक है, वही थे ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे देखिए, 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। नील विद्रोह के नेता कौन थे? नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो बंगाल में दोस्तों जो नील विद्रोह हुआ था उसके नेता थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, दीनबंधु मित्र भी संबंधित थे शायद भी, नहीं इनसे। ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा इसको। वैसे शिशिर कुमार घोष ही राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में वही थे। ठीक है, जिला तो मुझे नहीं पता है, बट याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार के एक मिनट, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में होता था? अच्छा, महालवाड़ी रैयत वाली अस्थाई,
जमींदार कहाँ पर जो है टैक्स कलेक्शन करने में मीडिएटर होता था? अस्थाई बंदोबस्ती में कॉर्नवालिस वाला था। क्यों? 1792 में जो आता है, ठीक है, कॉर्नवालिस वाला 92-93 के दौरान, तो उसी में था ये, ठीक है। तो यही होगा मेरे हिसाब से, अस्थाई बंदोबस्ती सही है। इसी में जो है टैक्स कलेक्ट करने का काम किसको दे दिया गया था? जमींदारों को, ठीक है। ये और एक मीडिएटर के रूप में काम करते थे, तो यहाँ सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि पहुंचा दिया क्या? 12 अगस्त और 16 अगस्त। कह रहा है इसमें संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है। हाँ वही वाला है, ठीक है। कह रहा है कौन सा गलत है आपको ये बताना है। चलो, कह रहा है इसमें 11 उपबंध है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया और टेक्निकल भी दे दिया। याद रखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इसमें कुल 11 उपबंध थे, 11 जो है लाइन में इसमें प्रस्ताव लिखे गए थे कि ये आपको स्वीकार करना है। याद रखिएगा, 11 वैसे भी शुभ अंक होता है। दूसरा दोस्तों, मुगल सम्राट शाह आलम, अच्छा अरे वही युद्ध हुआ था बक्सर वाला 1764, उसमें हार गए थे। कौन कौन? शाह आलम द्वितीय उस समय जो है मुगल सम्राट थे, और सुजाउद्दौला जो है वहाँ के क्या बोलते हैं अवध के नवाब थे, और इधर से बंगाल से भाग कर गया था मीर कासिम। यही 3 लोग मिलकर लड़े थे। हेक्टर मुनरुक सेना थी, वही वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिए जो इलाहाबाद की संधि होती है उसमें कुल 11 उपबंध थे, और कह रहा है मुगल सम्राट शाह आलम, आगे द्वितीय भी लगा लीजिएगा, ठीक है, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अरे इसी में तो यार दीवानी इनको मिल गया, तभी तो और पावरफुल हो गए, ठीक है। तो बी वाला भी सही हो जाएगा। सी वाला है, इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ करके संपूर्ण अवध जो है सुजाउद्दौला को दे दिया गया। तो मैं आपको बढ़िया से पढ़ाया हूँ इसको, ठीक है, कि कैसे कैसे लड़ाई हुआ और कैसे कैसे मांग हुआ, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है, युद्ध के हार जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने में जो है तैयार हुआ। अरे यार ये तो बड़ा फंसा दिया, एक ही किस्त में। मुझे ही कुछ डाउट फील हो रहा है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है मैं इसको पढ़ा हूँ, हालांकि पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ मुझे नहीं याद है, बट आप याद रखना कि यहाँ पर दोस्तों कुल 9 या 10 किस्तें थी। 9 से 10 किस्तों में दोस्तों ये बात हुई थी कि अंग्रेजों को ये 50 लाख रुपया जो है 9 से 10 किस्तों में देगा। एक किस्त की बात यहाँ पर नहीं थी। हाँ, अमाउंट जो था वो 50 लाख ही था। और सुजाउद्दौला कौन था? ये अवध का नवाब था। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। तो डी वाला जो होगा दोस्तों ये। चलिए आगे देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि तीर्थंकरों का नाम दे रहा है, और यहाँ बोल रहा है, अच्छा पूरा पहले देख तो लो यहाँ पे। तो कह रहा है ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ और पार्श्वनाथ, ठीक है। ओहो, यहाँ तो जन्म स्थान दे दिया है, ठीक है। मेरा ध्यान चला गया था कहाँ पर, ये जो उड़ने वाला है तो इनका देखिए चिन्ह, जैसे कि इनका चिन्ह आपको पता होगा सर पे, तो ऐसे करके। फिलहाल चलो जन्म स्थान भी पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इत्मीनान से करते हैं हम लोग। पहला दे रहा है दोस्तों ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ और पार्श्वनाथ। तो मैं बताऊँ दोस्तों, ऋषभनाथ का जो जन्म है ये हुआ था दोस्तों कहाँ पर? ऋषभदेव या ऋषभनाथ का इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। कहाँ हुआ था? अयोध्या में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और ये पहले तीर्थंकर थे। तो शुरुआत कहाँ से? भगवान राम से, यहीं से कर लीजिए। तो इनका जन्म कहाँ हो जाएगा? अयोध्या में, ठीक है। दूसरा है दोस्तों संभवनाथ। संभवनाथ का कहाँ हुआ था? तो संभवनाथ का श्रावस्ती। संभव का कहाँ हुआ था? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में याद रखिए संभव बस्ती, संभव बस्ती, बस्ती संभव, ठीक है। और पद्मनाथ जो थे दोस्तों इनका कौशाम्बी में हुआ था, और पार्श्वनाथ का हुआ था दोस्तों काशी में। पार्श्वनाथ का कहाँ पे हुआ था? काशी में। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है। तो काशी, वाराणसी, पार्श्वनाथ याद रखिएगा, पद्मनाथ का कौशाम्बी, संभवनाथ का संभव बस्ती, और ऋषभ देव का कहाँ हो गया? अयोध्या। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 3 2 1, और 4 3 2 1 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओहो यार, फिर से सूची को दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोल रहा है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बारबोसा, निकोलो कोंटी। अच्छा, ये देखिए विदेशी व्यक्तियों के नाम है, जो विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे, ये उनका नाम दे रहा है, और बगल में बता रहा है कि कौन किस देश से आया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला वाला देख रहे हैं बारबोसा, दूसरा निकोलो कोंटी, और अब्दुल रज्जाक और निकितिन। तो निकोलो कोंटी इसमें सबसे फेमस है, और निकोलो कोंटी दोस्तों कहाँ से आया था? ये इटालियन था, इटली से आया था। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे बी का बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब्दुल रज्जाक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल रज्जाक नाम से आपको मुसलमानी नहीं दिख रहा, तो क्या रूसी और पुर्तगाली आंसर होगा? जाहिर सी बात है ये ईरानी होगा, यानी बी का 2 हो गया और सी का 1 हो गया। अब बचा बारबोसा और निकितिन का। बारबोसा और निकितिन का, तो याद रखिए बारबोसा जो था दोस्तों, ये मैं आपको बताया था, ये पहले आना चाहा था, सबसे पहले ये पुर्तगाली था, और निकितिन जो था ये रूसी था।
निकितिन कौन था? ये रूसी था, ठीक है। तो रूसी याद रखिए जाएगा, निकितिन जो था ये रूसी का था। तो ऐसे याद रखो, 3 रूसी, कितने रूसी? 3 रूसी व्यक्ति, ठीक है। निकितिन से रूसी बनाइएगा। अब्दुल रज्जाक ईरानी था, निकोलो कॉन्टी इटालियन था, और बारबोसा जो है पुर्तगाली था। तो जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बन जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, मतलब हो जाएगा सी वाला आपका राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। फिर से दे दिया यार, कूट 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 करके, ऐसे तो हालत खराब हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। करा बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला साहब, बहुत खतरनाक। अरे इन्हीं के ऊपर भाई 50,000 का इनाम लगा था, याद है ना। और बेगम जीनत महल और कुंवर सिंह, कौन कहाँ से जो है नेतृत्व कर रहा था, खाली आपको इतना बताना है कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रही थी, सही है। अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से कर रहे थे। सबसे बड़ा विद्रोही इन्हीं को घोषित किया था अंग्रेजों ने, क्यों? क्योंकि अकेले बैठकर सबको जगा रहे थे, ठीक है। आगे है बेगम जीनत महल, ये दिल्ली से कर रही थी। और कुंवर सिंह आरा का दीजिए, चाहे जगदीशपुर का दीजिए, बिहार का लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, नीचे के कूट की फिर कूट आ गया क्या? अच्छा, सही क्रम में हंटर रिपोर्ट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट। अच्छा, तो इसके लिए तो यार आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा चीज़ जो है कब घटित हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी कौन सा सही हो जाएगा? तो होम रूल लीग याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे पहले हुआ था 1916 में, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आया था। भाई रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही लोग जलियांवाले बाग में प्रदर्शन किए थे, आपको याद होगा। तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर जलियांवाला बाग कांड हो गया, 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में दोस्तों हंटर रिपोर्ट आई थी सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। 24 हो गया। 25वां क्वेश्चन फिर सुमेलित करना है। चलो आज सुमेलित कर लेते हैं यार, जी भर के क्या करना है। अब लेखक दे रहा है, पुस्तक के नाम दे रहा है, SN बनर्जी, दादा भाई नौरोजी का उत्तर तो आपको तुरंत सही करना है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक ये हो गया, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का सबसे फेमस किताब आनंद मठ, पता ही होगा आपको। अब बाल गंगाधर तिलक का जेल में बैठ के लिखे थे गीता रहस्य, अरे इसी में तो इन्होंने बताया था आर्यों के आगमन के बारे में। तब SN बनर्जी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ नेशन इन मेकिंग। हो गया आंसर आपका, हो गया। पहले का ए है, दूसरे का बी 3 है, और तीसरे का ए है, यानी 1 3 2 4 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 2 4 देख लेते हैं कहाँ पर, 1 3 2 4 ये आपका डी वाला आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। जो आपको अलग मिले थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिए। ओहो, आ गया हमारा एंशियंट का क्वेश्चन, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। चलिए बताइए। अब देखिए यहाँ पर जब भी बोल दिया गोदी, गोदी बन जाता है गोदीवाड़ा, और ये बंदरगाह था, ठीक है। ये कहाँ पे था? लोथल में था। तो आपका तो एक सही हो गया, ठीक है। कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, शिवलिंग का प्रमाण मिला है, ठीक है, भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं, तो ये इसका हो जाएगा। बचा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की। अब बताइए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में हम जो है क्या सही करें? बताइए मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में क्या सही करें? अरे सही क्या करोगे यार, सही क्या करोगे? हड़प्पा में कर्मचारियों का निवास था, मोहनजोदाड़ो से जो है नर्तकी की आकृति की मूर्तियां मिली हैं, बस सही हो गया। तो यहाँ पे पढ़ाया गया सब, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 4 3, 3 4 नहीं, 1 2 4 3। तो देखिए कौन सा सही है? 1 2 4 3, मतलब यहाँ हो जाएगा डी वाला आंसर। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, करा नीचे के कूट की सहायता से निम्नलिखित लेखकों को जिनकी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान है, अच्छा, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हंटर रिपोर्ट ये तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है, ये तो वही क्वेश्चन है ना। अरे हमने आपको बताया ना कि सबसे पहले होम रूल हुआ, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। हंटर रिपोर्ट में तो कुछ गलत नहीं हो रहा ना हमारा? क्यों नहीं? सही तो है, क्या दिक्कत है? तो ये मैं पीछे करा चुका हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। हंटर रिपोर्ट सबसे बाद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 2 4 3 1, 2 4 3 1 कर लीजिएगा। है यहाँ कुछ गड़बड़ दे रहा है हमको लग रहा है, ठीक है। 2 4 3 1, चलिए इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में, फुतू उस सलातीन, फुतू ए फिरोज शाही। अच्छा, ये कुछ जो है बुक का नाम दे रहा है और बता रहा है कौन किससे संबंधित है, ठीक है, कौन किससे संबंधित है। तो दोस्तों फिरोज शाही वाली दोनों बुक को पहले आप हाईलाइट कर लीजिए। फिरोज शाही वाली, एक है फुतूहात ए फिरोज शाही, एक है तारीख ए फिरोज शाही, और दोनों मैं आपको बाकायदा बहुत अच्छे से कवर कराया हूँ। तो याद रखिए दोस्तों, जो फुतूहात ए फिरोज शाही था ये फिरोज शाह तुगलक के लिए लिखा गया था, जबकि तारीख ए जो फिरोज शाही था,
तारिक ए फिरोजशाही जो था, ये जो है इसको लिखा था बर्नी ने। ये तो अपना आत्मकथा खुद ही लिख दिया था, ठीक है, फुतूहात। और तारीख है तो बर्नी वाले में ज़्यादातर इसकी बर्नी की जितनी रचना है उसमें तारीख तारीख पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। बाकी है फुतू उस सलातीन, ठीक है, फुतू उस सलातीन, तो ये किसकी रचना है, तो ये इसामी की रचना है। और ये खजाइनुल फता फलातून फुतू, ये अमीर खुसरो की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये इसामी वाला छोड़ करके नहीं, ये भी पढ़ाया हूँ मैं, और चारों आपको जो है मिडिवल हिस्ट्री में कवर कराया हूँ, तो अगर आपको ध्यान होगा तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे राइट आंसर बन क्या जाएगा फिर आपका, दो, इसका एक हो जाएगा, इसका चार, और लास्ट में हो गया तीन, खुसरो, ठीक है। तो 2 1 4 3 कर लीजिए यहाँ पर, 2 1 4 3, ये सी वाला आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। फिर से सुमेलित, यार आज एकदम मैं झूठी 50 क्वेश्चन पढ़ाने लगा, कम ही करना चाहिए था। आगे है जोनाथन डंकन, ये तो अभी हम कल पढ़े थे ना जोनाथन डंकन के बारे में। टॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस और हाल्ट मैकेंजी। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया था, अस्थायी बंदोबस्ती काम किया था, पता होगा आपको, अस्थायी बंदोबस्ती संबंधित कॉर्नवालिस हैं, ठीक है। टॉमस मुनरो ने क्या किया था, बताइए। टॉमस मुनरो ने, ये रैयतवाड़ी से संबंधित है, मुनरो रो रे, याद रखिएगा। अच्छा, हाल्ट मैकेंजी का काम क्या था, हाल्ट मैकेंजी का, तो ये महालवाड़ी से संबंधित हैं। हाल्ट मैकेंजी, कहाँ हाल्ट लिया जाए, तो महल में हाल्ट लिया जाए, ठीक है। और जोनाथन डंकन, ये बनारस के अस्थायी बंदोबस्ती से संबंधित थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ढूंढ लीजिए, 4 3 2 1 कहाँ पे, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कर फिर से सूची, अरे यार चलो देखो, सीवी रमन, प्रफुल्ल चंद्र रे, मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बसु। अरे बसु वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था पौधे में भी जीवन होता है, तो इनका संबंध किससे करा दें, बताइए। जगदीश चंद्र बसु का संबंध किससे करा दें, वनस्पति विज्ञान से, क्योंकि पौधों की बात तो उसी में होगी ना। चलिए एक तो ये हो गया। सीवी रमन का आपने सभी ने नाम सुना होगा, और ये किससे संबंधित है, नोबेल भी मिला इनको भौतिक शास्त्र से। अब बचा प्रफुल्ल चंद्र रे और मेघनाथ साहा, प्रफुल्ल चंद्र रे और मेघनाथ साहा। दोस्तों इसमें से जो मुझे पता है ना, वो खाली प्रफुल्ल चंद्र के बारे में पता है। प्रफुल्ल चंद्र का संबंध जो केमिस्ट्री से है, तो बच गया क्या आपका मेघनाथ साहा, तो मेघ माने बादल, और बादल कहाँ होंगे, खगोल माने आसमान, ठीक ऐसे समझ लो, ठीक है। और आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा 1 2 4 और 3, 1 2 4 3। तो यहाँ पे ढूंढ लीजिए क्या आंसर है, 1 2 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई, ठीक है, बताइए कौन सा जो है अधिनियम था जिसके अनुसार ये पावर उसको मिल गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको पढ़ाया हूँ, 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसी के तहत दोस्तों बजट पर बहस करने का अधिकार जो है मिल गया था, ठीक है। परंतु याद रखिए यहाँ पर वोटिंग का राइट अभी नहीं मिला था, केवल बहस का मिला था, वोटिंग का नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। करा भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था। तो एक लाइन में बताओ दोस्तों, इल्बर्ट बिल जो था ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था, किसके समय में, रिपन के समय में 1883 में आया था। और एक लाइन की बात थी, पता क्या थी, इसमें क्या किया गया था कि जो कोई भी भारतीय मजिस्ट्रेट होगा, मतलब जो भारतीय जज होगा, वो क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति जो यूरोपीय हैं लेकिन भारत में बसे हुए हैं, उनकी सुनवाई भी कर सकेगा। मतलब अंग्रेजों को एक तो जलन थी, ऊपर से एक भारतीय व्यक्ति उनको दंडित करे, उनके लिए जो सुनवाई करे, ये थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं था। इसलिए दोस्तों बहुत बड़ा बवाल हुआ। तो इल्बर्ट बिल विवाद यही था, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर देख लो क्या है, शस्त्र रखने कोई मतलब नहीं है, परीक्षक सेवाएं कोई मतलब नहीं है, देसी प्रेस उतना कोई मतलब नहीं है। ये डी वाला हो जाएगा दोस्तों कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना, और इसी मामले में ये विवाद हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। संविधान पांडुलेखन की समिति का कौन सदस्य नहीं था। तो कुल 7 लोग थे, लेकिन कौन नहीं था ये पूछ रहा है, तो क्यों झूठा यार, जवाहरलाल नेहरू का नाम काहे डाल दिए, ठीक है। बाकी सब लोग थे, नेहरू जिसमें नहीं थे, नेहरू जी जो है हेड थे, ठीक है, वो अपनी उनकी अलग कुर्सी थी। चलिए तो ये नहीं थे, याद रखेगा। आगे भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था, कहाँ से, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी। और किस चुनाव की बात कर रहे हैं, 1946 में जो संपन्न संविधान सभा था उसके प्रारंभिक चुनाव की बात कर रहा है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ से हुआ था, तो मुंबई से हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा एक मिनट, नहीं, ये पहला चुनाव जो 1946 वाला था दोस्तों, आई थिंक ये एक बार ये निर्वाचित हुए थे बंगाल से भी, ठीक है, एक बार ये निर्वाचित बंगाल से भी हुए थे और दूसरी बार जो है यहाँ से भी हुए थे। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, बट ये वाला जो है संविधान सभा के लिए बहुत पेड क्वेश्चन है। आगे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सिंपल सिंपल पूछ रहा है, 12 अनुसूची है। कितना? 12 ही है ना, 12 अनुसूची है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? 1953 में हुआ था, ठीक है, 1953 में भाषाई रूप में जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अच्छा, कल मैं एक क्वेश्चन गलत बता दिया था, मैं शायद उड़ीसा बोल दिया था गलती से ना, वो जो बोला था कि विधानसभा एक बन रही है, अरे यार तेलंगाना अभी आंध्र प्रदेश का एक साथ था, तो वह भाई ठो अलगिया दिया जाए, तो उसके लिए नया बन रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा किया, तो गलती से कल मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था यार, उड़ीसा में बोल दिया, तो लोगों ने कमेंट किया था, उसको आप जो है सही कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा फिर से। आगे देखिए, करा मद्रास राज्य बनाम दो रायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस केस के बारे में नहीं पता होगा, तो बताओ दोस्तों, ये जो केस था इसके लिए जो है बहुत सारे उपबंध भी किए गए, बाद में जो है जैसे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों के लोग थे उनके लिए विशेष उपबंध किए गए। तो सिंपली आपको बताऊं, ये जो मुकदमा था, ये जो केस था, ये जो है किसके लिए था? ये भेदभाव के विरुद्ध था। किसके लिए? भेदभाव के विरुद्ध, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नया भी है। शायद अगर वो गोलकनाथ और केशव वाला दिया होता, ठीक है, तो आप बता देते। आगे देखिए, अरे केशवानंद भारती, ठीक है, शॉर्टकट में बोला करने समझ जाया करिए। आगे दे रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सिंपल तो है, अनुच्छेद 19 ढूंढो, कहाँ गया? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 19, अरे यहीं पे तो स्वतंत्रता की बात की गई है, अनुच्छेद 19 जो इससे संबंधित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? उसका नाम बताइए। अरे जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, ठीक है, यही एकदम रटा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम रट के मारो इसका उत्तर, ठीक है। अनुच्छेद 21 में तो बताया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में खत्म नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिए कभी भी दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन दोनों को कभी भी जो है किसी भी कंडीशन में जो है स्थगित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आया हो आपातकाल तो झेलें सब लोग, ये नहीं नष्ट होगा। आगे देखिए, आगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया सर, यही तो हम बचपन से सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाता तो मजा आ जाता। आगे देखिए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण किस भाग में? भाग 4 का अलग से ऐड किया गया, अनुच्छेद 51 का ऐड किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। अच्छा ये चलिए, ये बहुत बहुत दिमाग काम कर रहा है, जरा ये बताइए तो कि कब ऐड किया गया था? 1976 में ऐड किया गया था। अच्छा बता दिए क्या? अच्छा जरा ये बताओ कि किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था? सर बताएं। 42वें संविधान संशोधन के तहत, बिल्कुल सही है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था 51 क को या भाग 4 क को, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? अरे संसद का किस सदन? जब राष्ट्रपति को हटाना है तो दोनों लोग मिल बांट के करें, हैं, चाहे लोकसभा में कर दो पहले, चाहे राज्यसभा में करना दोनों में है। अब जहां भी करने की इच्छा हो कर दो, कोई दिक्कत तो यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा, आएगा दोनों जगह घूम फिर करके। अगर पहले राज्यसभा में आ जाएगा तो बाद में लोकसभा आएगा, अब पहले लोकसभा आ जाएगा तो बाद में राज्यसभा आएगा, ठीक है। अगला देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस पर लागू नहीं होती है? सुनिए ध्यान से, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। क्यों? नेतृत्व तो लेके प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, तो राष्ट्रपति बेचारा ऐसा अभागा व्यक्ति है ठीक है, सारी पावर दे के भी सारी पावर छीन ली गई उससे, याद रखिए। तो यहाँ पर ए वाला जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। करा प्रधानमंत्री को, हाँ तो याद रखिए प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है। अरे अनुच्छेद 75 एक यही तो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
फिर से मिलाने के लिए आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिद्धार्थ, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑपरेशन जो है कहाँ चलाया गया था। चलिए, ऑपरेशन चेकमेट कहाँ चलाया गया था? तो चेकमेट चला था श्रीलंका में। कहाँ पे चला था? श्रीलंका में। चेकमेट। अब दे दिया राम जी ने रावण को चेकमेट। अरे भाई, बीबी हमारी तुम्हारे अंडर में है तो चेकमेट तो करेंगे ना तुमको, तो याद रखना। चलो, ऑपरेशन कैक्टस ये कहाँ से संबंधित था? तो ये मालदीव से था। कहाँ से? मालदीव संबंधित था दोस्तों, कैक्टस। और ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ से संबंधित था? ब्लू स्टार तो पंजाब के ऊपर देखिए पॉइंट लगा, यही तो स्टार है, वो वही स्टार है, उसी को लेने जा रहे हैं। और ऑपरेशन सिद्धार्थ, ठीक है, तो खूब घूमे थे महात्मा बुद्ध जी बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिद्धार्थ, फिर वहीं से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर बिहार हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3 मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? आपका दे दिया शिमला समझौता, सोवियत भारत सोवियत संघ और फरक्का समझौता और ताशकंद समझौता। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ था ताशकंद समझौता, याद रखिएगा। फिर हुआ था भारत सोवियत संघ के साथ समझौता। तीसरे नंबर पे जाकर आपका हुआ था शिमला समझौता। और लास्ट में हुआ था दोस्तों फरक्का समझौता, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अभी मैं इसको नहीं बताया हूँ, लेकिन आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है। 47 देख लीजिए, फिर से दे दिया यार, अधिकारी का संस्थान दे दिया। अच्छा, करा भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी। अच्छा, क्या करना है इसमें? संस्थान कौन किससे जुड़ा हुआ है बताना है। चलो बता देते हैं। तो दोस्तों पहला दे रहा भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो ये राज्यसभा का हेड होता है भाई, राज्यसभा में जो है अध्यक्षता करता है, ये हो जाएगा। जो कैग होता है, सीएजी जो होता है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या करता है? तो इसके कंट्रोल में लोक लेखा समिति होती है, उसका जांच पड़ताल करता है। महाधिवक्ता जो होता है, महान्यायवादी नहीं, महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य का होता है भाई महाधिवक्ता। महान्यायवादी कहाँ दे दिया? भारत का थोड़े होता है कोई महाधिवक्ता। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, महाधिवक्ता का जो संबंध है सी का, वो लोक उपक्रम समिति से है। और इसके अलावा महान्यायवादी जो होता है ये उच्चतम न्यायालय की कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, यानी 3, 1, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 ये वाला हो जाएगा। और चलिए 48 देख लीजिए। 48 करा दोस्तों, संविधान के, ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है 48, और इम्पोर्टेंट भी है। करा संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए किए गए थे या उत्तरदायी हैं? 73वां और 74वां, ठीक है, चलिए बताते हैं। पहला दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही है, 3, 24, 25, ठीक है, सही। 1 मिनट, हाँ, मुख्य निर्वाचन आयोग वहाँ पे दिया, उसी संबंधित 73वां। अच्छा, और दूसरा दे रहा है जिला नियोजन समिति, और तीसरा दे रहा है राज्य वित्त आयोग, और चौथा दे रहा है राज्य संपत्ति मूल्य निर्धारण बोर्ड। ये बोर्ड वोट हटा दो, ठीक है, ये डी वाला गलत है यहाँ पर। ठीक है, और सही आपका क्या हो जाएगा? 73, 74 को मिला दो, तो ये दोनों दोस्तों हमको लगता है तीनों सही हैं, 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पर सही है, सही है, कन्फ्यूजन नहीं है, सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? एक संघीय राज्य व्यवस्था में राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, समन्वय के लिए तंत्र या विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। आपको क्या बताना है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था अगर है तो उसमें जो है क्या सही होगा। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये चारों जो दे रहा है ये चारों सही है, क्योंकि अगर संघीय राज्य व्यवस्था है तो राज्यों के मध्य भी संबंध होगा, चाहे संघ और केंद्र और राज्य के बीच उनके मध्य भी संबंध होना जरूरी है। समन्वय के लिए एक सिस्टम डेवलप करेगा, और क्या करेगा? विवादों को सुलझाने के लिए भी इसके पास जो है जिम्मेदारियां होंगी। तो ये सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, कि आखिरी क्वेश्चन बताने से पहले सुनिए, पहले किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता हो दोस्तों तो प्लीज़ आप उसको स्किप मत करिएगा। देखिए बहुत ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है, बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, बहुत मेहनत लगता है कंटेंट को तैयार करने में, पढ़ाने में। ठीक है, और ये सारी व्यवस्थाएं अगर आपको फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी थोड़ी सी मदद करिए। और मदद कैसे करिए? कोई भी प्रचार आता है 10, 20, 25 सेकंड का, उसको आप देख लिया करिए, बस इतनी सी मदद करिए। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, थोड़ी सी मदद मांग रहा हूँ। इतना आप कर लेंगे, मेरा खर्चा पानी चलता रहेगा, आप घर बैठे देखते रहोगे। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना प्लीज़ कर लिया करिए। अच्छा लगा करिए तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए। उससे क्या होगा कि जो और भी भारतीय बहन, हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, जिनके पास तक क्लास करने की फैसिलिटी नहीं है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके तक पहुँच जाएगा। तो थोड़ा सा
पुण्य मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो आगे कह रहा दोस्तों, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक दो ऑप्शन और ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक आप ले लीजिए, मान लीजिए सीएजी ले लीजिए, ठीक है, कैग ले लीजिए, और चौथा ले लीजिए महान्यायवादी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हो गए। तो लोक निधि का अभिभावक, अभी हम पीछे ही पढ़े थे, अभी हम पीछे ही बताएं आपको कि लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो आज का 50 क्वेश्चन ही समाप्त होता है। कल फिर से मैं 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। देखिए टाइमिंग थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, तो आपको करने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।